हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज आप देख सकते हैं कि हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं सीटेट का, जो कि पेपर 1 होगा। जनवरी 2021 में जो हमारा सीटेट का पेपर आया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर जो है वो सीडीपी, ठीक है, सीडीपी से रिलेटेड आपको पूरे 30 क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगी। बाकी ईवीएस, ठीक है, ईवीएस से रिलेटेड जो 30 क्वेश्चंस हमारे 2021 में आए थे उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अब वो जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा सीडीपी से संबंधित होगा, यानी कि आज हम पूरे 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर जितनी भी सीडीपी की तैयारी की है तो इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं। 30 क्वेश्चन है, टेस्ट को लगाओ और पता करो कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विविध भूमिकाओं के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, यानी कि विविध पृष्ठभूमि के जो अधिगमकर्ता हैं, जो लर्नर हैं, उनको संबोधित करते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बी है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तीसरा ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। बताइए, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से रिलेटेड जो हमारे लर्नर हैं उनको जब आप बात कर रहे हो उनसे, ठीक है, संबोधित कर रहे हो, तो उस टाइम एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए। हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी कि अलग अलग जो हमारे विन्यास है वहाँ से उसे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो, कोई नकारात्मक नेगेटिव चीज़ तो आपने बच्चों के साथ रखनी ही नहीं है। और किसी मुद्दे को टालना तो बहुत बुरी बात है। आप किसी भी मुद्दे को, किसी स्टूडेंट के किसी सवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये भी हम इसमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी यहाँ पर राइट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो समस्या समाधान हमारी एबिलिटीज़ हैं तो उनको किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के प्रयोग को बढ़ावा देकर। बताइए इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो वहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। वहाँ अगर आपने हिंदी मीडियम को चूज़ करके रखा है तो काफ़ी डीप हिंदी भी पूछी जाती है, जिसका मीनिंग आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि हिंदी को और ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। हम हिंदी मीडियम के हो, सॉरी, आप हिंदी मीडियम के हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको और भी हिंदी को सीखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन की सेंस को समझ सको। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन तो होने से रहा, क्योंकि अब विद्यार्थियों में डर की भावना को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लगातार अभ्यास करना ठीक है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन हर वक्त प्रैक्टिस ही नहीं करते रहनी, बच्चों को मेंटली भी समझाना है, ठीक है। और फिर है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को। अटल प्रक्रिया मतलब होता है कि नहीं एक ही फार्मूले से हमें बच्चे को समझाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को एक फार्मूले से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे दूसरा फार्मूला जो टीचर को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने के जो तरीका होता है, जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले भी हमें उसके आवश्यकता के अनुसार ही चूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। दूसरा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना। और चौथा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
थर्ड का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचनाएं हैं उनका प्रयोग करना, ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर बच्चे को उसको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो एक टीचर को कभी भी शिक्षा शास्त्र और इवैल्यूएशन का जो चीज़ है वो नहीं करनी चाहिए। इवैल्यूएशन तो आप तब करते हो ना जब बच्चे को आप पूरी तरह से समझा चुके हो, लेकिन बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर इवैल्यूएशन का क्या मतलब? उस टाइम तो आपको क्या करना है, बच्चों को समझाना है, बल्कि उसका इवैल्यूएशन नहीं करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता आप कह सकते हैं, या फिर अपसारी चिंतन। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने कि जिसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा देखो हम यथावंत, ठीक है, यंत्रवंत याद करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप रट्टाफिकेशन में क्यों जा रहे हो? आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। फिर है अनुकरण करना, नकल करना, दोहराना, ये तो कोई भी हमारी लर्निंग ही नहीं हुई इसमें, तो हम तो बस जो सामने वाला बोल रहा है उसी को रिवाइज कर रहे हैं, उसी को सिर्फ दोहरा रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर है बिना विश्लेषण के जो है आकलन करना, ये चीज़ भी पूरी तरह से गलत है। जब आपने किसी चीज़ को समझाया ही नहीं है तो आप इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो? पहले आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके आप जांच कर सकते हो ना कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है कि अलग अलग जो हमारी धारणाएं आती हैं उनके बीच में एक रिलेशन खोजने की कोशिश करना, क्योंकि हर चीज़ जब इंटरलिंक्ड हो जाती है, एक दूसरे से संबंधित हो जाती है, तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब छोटी क्लासेस को या बड़े क्लासेस को जब भी हमको चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई भी सिलेबस हमारा जब बनाया जाता है, तो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई ना कोई रिलेशन जरूर जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अपनी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री से जोड़ा गया है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं तो उसमें हिस्ट्री के बारे में भी तो पढ़ते हैं ना कि हमारे पॉलिटिकल के जो क्षेत्र है उसमें हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, तो इस तरह से चीज़ें हैं अपनी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को आप सोशोलॉजी से जोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, समाज में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर राजनीति में लोग क्यों आते हैं, तो इस तरह से सब्जेक्ट को आपस में इंटरलिंक्ड किया जाता है इसमें। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न जो त्रुटियां हैं, छात्रों की जो अलग अलग गलतियां हैं, उसका विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? पहला ऑप्शन है इसके आधार पर वो ज़्यादा गलतियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। त्रुटियों का मतलब गलतियां होता है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तीसरा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। और फोर्थ है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बताइए। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कि गलतियों की समझ करने से क्या होगा कि हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसका एक मीनिंग बन जाएगा। क्योंकि जब आप बच्चों की गलतियों का पता लगाने लग जाओगे तो आप अपनी फिर लर्निंग के जो मेथड है उसको भी आप चेंज कर दोगे। आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को अगर इस फार्मूले से काम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इस फार्मूला का जिस फार्मूले का भी मैं प्रयोग करके समझा रही हूँ उससे बच्चा बार बार गलती करे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे में कोई कमी नहीं है, फार्मूला में कमी है। मेरा जो फार्मूला मतलब शायद उस बच्चे को वो फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिससे उस बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। तो जब भी कोई बच्चा क्लास में गलती करता है तो उसको डांटना नहीं है, बल्कि अपना तरीका बदलना है, अपना वो तरीका इस्तेमाल करना जिससे कि बच्चे को आपको लगता है समझ में आ जाएगा। बच्चे को कुछ नहीं बोलना है।
नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम को मतलब लर्निंग की जो एक प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, उसको किस प्रकार से बरकरार रखा जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यानी कि बच्चों को बहुत ही आसान काम देकर। फिर है यत्रवत याद करने पर जोर देकर, यानी वही रट्टाफिकेशन वाली चीज़ करके। बच्चों को दंड देकर, यानी बच्चों को पनिशमेंट देकर। और फोर्थ है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पहले जो ऑप्शन है बिल्कुल ही गलत बैठ रहे हैं कि बच्चों को आसान काम देना ज़रूरी थी। आसान काम में तो बच्चा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ कर ही नहीं पाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग बस उसको आसान ही काम दिए जा रहे हो। बच्चों को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट काम भी देना है। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को समझ में आ गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन है, कोई भी काम है, फिर वो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे सकते हो, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला आ चुका है, उसको फॉर्मूला समझ में आ चुका है। तो कोई भी डिफ़िकल्ट आप संख्या उसको दे दो, वो आराम से हल कर सकता है। बाकी रट्टाफिकेशन तो कहीं भी हमारा ठीक नहीं आएगा। पनिशमेंट देना तो बहुत ही बुरी बात है। आजकल के स्कूल में आप बिल्कुल पनिशमेंट देना मना करके रखा हुआ है, तो ये चीज़ तो हमारी इसलिए गलत हो जाती है। जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो जो हमारा राइट आंसर निकलता है वो तो आप ध्यान दोगे, लेकिन जो हमारे गलत निकले हैं या उसमें आंसर में शूट नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए। पहला है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। पहला उन्होंने बोला है शर्मिंदगी का मतलब है कि बच्चों को लर्निंग के लिए प्रेरणा देता है, जो शर्मिंदगी होती है। दूसरा है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें शर्मिंदगी को बार बार होना चाहिए। फिर है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और फिर है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अगर शर्मिंदगी होगी तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा उसके सीखने पर। बच्चा अगर बहुत ही शर्मीला है, अगर क्लास में अगर कोई चीज़ टीचर करवा रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो शर्म के मारे बच्चा किसी से जो है पूछेगा ही नहीं। ना ही तो अपने जो उसके साथ में बैठा हुआ बच्चा है, स्टूडेंट है, उससे पूछेगा, नहीं तो वो टीचर से पूछेगा, वो किसी से नहीं पूछेगा। तो शर्मिंदगी कभी भी एक क्लास में हमारे लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चा जितना शाई होगा उतना ही लोगों से बात नहीं करेगा, और जितना लोगों से बात नहीं करेगा वो अच्छे से अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा। उसके डाउट उसके पास ही रह जाएंगे, वो टीचर से पूछेगा ही नहीं, ना अपने पीयर से पूछेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। नहीं, आपने देखा होगा या आप भी ऐसे करते हो कि जब आप पढ़ते हो तो हर टाइम सिर्फ किताबों पे थोड़ी डिपेंड रहते हो, आसपास की चीज़ों पे भी डिपेंड रहते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मम्मी से पूछते हो, पापा से पूछते हो, सिस्टर से पूछते हो, टीचर से पूछते हो, सिर्फ किताबों से थोड़ी पढ़ते रहते हो। ठीक है, फिर बच्चे की कोई भूमिका नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें बच्चों को रिलेटेड ही तो है। अब बच्चा ही नहीं होगा उसमें तो फिर क्या फ़ायदा है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर, यानी बड़ों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे वयस्कों पर भी डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे जो अडल्ट होते हैं, प्लस बुक्स पर भी होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कर सकते। तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर ए कि बच्चे सक्रिय रूप से इसमें भूमिका निभाते हैं, कंटिन्यू उसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम का मतलब लर्निंग है। तो लर्निंग में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और पूछा है कि लर्निंग के लिए निम्न में से कौन सी धारणा सबसे अच्छी है। पहला है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर है असफलता अनियंत्रित है, फिर है योग्यता सुधारे है, या फिर है योग्यता अटल है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो योग्यता है वो सुधारे है। हमारी जो योग्यता है, हमारी जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। आज कोई बच्चा फेल हुआ है तो कल वो अपनी एबिलिटी बनाकर, बहुत ही पढ़ लिख कर, बहुत ही चीज़ें करके वो उस चीज़ को सुधार सकता है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कौन कहता है। आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप जीतोगे। असफलता अनियंत्रित है, ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार फेल ही होगे, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। फिर है योग्यता अटल है,
कि योग्यता ही आपके अंदर रहेगी, आपका भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके अंदर आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, पूछा है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन बच्चे की जो हमारी कल्पनात्मक जो शक्ति होती है, ठीक है, संकल्पनात्मक जो समझ होती है उसको विकसित करता है, उसको बढ़ाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं करना, दूसरा है अन्वेषण और संवाद यानी कि बातचीत करना, फिर है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं करना, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र करना। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अन्वेषण और संवाद करना। बार बार आप प्रैक्टिस जो है वो पेपर लेते रहोगे तो बच्चे खुद ही तंग हो जाएंगे। और कंपटीशन नहीं करवाना किसी के बीच में, एक नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन बच्चों के बीच में रखो कि हाँ तुम्हें कुछ करना है, उसकी तरह बनो, उससे नफरत नहीं करनी कि वो बन गया मैं क्यों नहीं बना, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ। और सिर्फ किताबों पर आधारित कोई शिक्षा शास्त्र नहीं हो सकता। कोई भी आप भी जब पढ़ते हो आपको बहुत सारा सिलेबस दिया जाता है, लेकिन सिलेबस के बाहर भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। आपको ट्रिप पे भी लेकर जाता है, कई बार आपको मूवीज़ भी दिखाने लेके स्कूल वाले लेके जाते हैं, कई बार किसी ऐसी साइंस सिटी वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, कुछ म्यूज़ियम है, पुराने हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें लेके जाती हैं। ठीक है, आपका स्पोर्ट्स का लेक्चर होता है, आपका म्यूज़िक का लेक्चर होता है, ड्राइंग का लेक्चर होता है, होम साइंस का लेक्चर होता है, यहाँ पर कोई बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें भी हमारी एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अब इसमें है कि बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, फिर है विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, फिर है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और फोर्थ है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो लिखा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब शामिल होती है। बच्चे को सीखने में कठिनाई तब होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, जो भी नॉलेज होती है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज एक जैसी एक सुरताल में चलनी चाहिए। अलग अलग करोगे तो बच्चा खुद समझ में नहीं आएगा कि उसको मैं कौन सी नॉलेज को पहले लूँ, कौन सी को बाद में लूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। कह रहे हैं सीखने की सबसे अच्छी स्टेज कौन सी है। पहला है संतुलन उत्तेजना, कोई भय नहीं यानी कि कोई डर नहीं होना चाहिए, फिर है कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होनी चाहिए। उत्तेजना का मतलब है कोई एक्साइटमेंट या कुछ नया सीखने की तलब, ठीक है। फिर है सी उच्च उत्तेजना यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए और डर भी होना चाहिए। कह रहे हैं निम्न उत्तेजना और उच्च भय। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस इंटरेस्ट में हाँ कुछ नया सीखूंगा और इसी यही माइंड में चल रहा हो, उस कोई सामने वाले सिखा के भी चला गया और आपको पता भी नहीं चला। तो एक बैलेंस्ड आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए और कोई डर नहीं होना चाहिए। कुछ नया सीखने से आपको डरना नहीं है, बल्कि और एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, ओवर नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए। तभी बोला है कि बैलेंस्ड जो है उत्तेजना आपके अंदर होनी चाहिए और डर नहीं होना चाहिए। आपको डरना तो है नहीं किसी भी चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको जो है वो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। पहला है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, फिर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारी जो हेरिडिटी है और जो हमारा इन्वायरमेंट है। क्योंकि बच्चे का जब डेवलपमेंट के ऊपर बात आती है ना, तो बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये दोनों शब्द हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे के विकास पर इन दोनों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी का मतलब है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है। बच्चे की अगर आइज़ नीली हैं तो इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स की भी आइज़ नीली थी और इसलिए बच्चे को जो है वो नीली आंखें मिली हैं। या पेरेंट्स की हैं, कई बार दादा की आंखें पोते को मिल जाती हैं, जैसे कि नीली आंखें अगर दादा की हैं उसके पापा की नहीं हैं,
लेकिन उसके पोते की हैं, तो वो पोते के थ्रू, जो दादा के थ्रू भी उसकी आंखें जो है जा सकती हैं। तो ये हेरिडिटी के अकॉर्डिंग है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है विकास में कि हमारे आसपास का एरिया कैसा है, कैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उसकी जो सोशल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह काम पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो साइना है काम कर रही है और खुद से बातें कर रही है कि मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आप भी जब प्लानिंग करते हो, आप कोई पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो आप भी खुद से बात करते हो ना कि चलो ठीक है, मैं इतने से इतने बीच में मैं घर आ जाऊँगा, मैं इतने से बीच में पढ़ लूँगा। हम खुद से बात कर रहे होते हैं ना, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं। तो वाइगोस्की कह रहा है कि ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आत्म केंद्रितता बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक विकार बोलते हैं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता बोलते हैं, या फिर स्वयं नियमन कहते हैं। तो इसको जो है वो स्वयं नियमन कहते हैं। आत्म केंद्रितता नहीं होता है भाई, ईगो सेंट्रिक तो है नहीं इसमें कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अपने बारे में सोचना और खुद से बात करने में फ़र्क होता है। फिर दूसरा है मनोवैज्ञानिक विकार। भाई खुद से बात करना कोई डिसेबिलिटी थोड़ी है, नहीं, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और तीसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, यानी कॉग्निटिव, उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाना। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहाँ है भाई, वो तो सिर्फ खुद से ही तो बातें कर रहा है, कोई गलत बात तो है नहीं इसमें, कोई डिसेबिलिटी हमें नज़र ही नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, स्वयं नियमन होता है कि अपने आप से बस बातें कर रहे हैं, खुद को नियम में बांध रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कैसे कौन सी चीज़ कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन की जो हमारी पद्धति होती है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन का। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। फिर है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। फिर है विद्यार्थियों को नामांकित करना। फिर है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें बच्चों की, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में पता करना है और फिर उनका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, ये मत देखना विद्यार्थी गलती क्या कर रहा है, आपको ये देखना है कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आपको उसकी गलती पे ध्यान नहीं देना, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, यानी कि एक एक्टिविटी हो रही है, उसमें जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या है। पहला है छात्रों में प्रत्याहार यानी कि निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। फिर है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिगम के लिए जो आधारभूत संरचना है उसका ये काम करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आता है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है, एक खेल चल रहा था तो उसमें उस बच्चे को चोट लगी, वो रोने लग गया। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के नहीं रोते हैं। तो ये पिता ने ये जो बात कही एक लड़के को, तो क्या चीज़ है इससे, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। बिल्कुल सही है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि वो जेंडर इक्वालिटी को नहीं मानते उसके डैडी। वो कह रहे हैं तू लड़कियाँ ही रोती हैं, लड़के थोड़ी रोते हैं। तो ये तो मतलब एक पेरेंट्स बच्चे को गलत चीज़ थ्रू कर रहा है। क्यों भाई, लड़के क्यों नहीं रोते हैं कि उनको चोट लगने पर दर्द नहीं होता, वो रो नहीं सकते हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे हैं उसको कि तू क्या लड़की है जो लड़कियों की तरह रो रहा है, तुझे चोट लग गई है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। जेंडर इक्वालिटी तो उसमें कहीं कहीं दूर से भी नज़र नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो एक जो हमारी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव जो क्लास है उसमें क्या होना चाहिए,
ज्ञान के संरचना के लिए पूरे मौके देने चाहिए। बच्चे को जितने आप मौके दोगे, बच्चा उतना ही अपने आप को उस उभारने की, सुधारने की कोशिश जो वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी काम को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रथागत को, अमूर्त संक्रियात्मकता को, प्रथा पूर्व को, या फिर प्रथागत को। तो ये प्रथागत जो होती है उसको ये बताएगा। 21 क्वेश्चन है, बच्चों के सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का मतलब सोशलाइजेशन होता है, तो बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बच्चों के सोशलाइजेशन से रिलेटेड में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही है। पहला है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण है और परिवार समाजीकरण का एक दूसरा कारक है। फिर है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के दूसरे कारक हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक तीसरा कारक है और परिवार समाजीकरण का एक पहला कारक है, फैक्टर है। फिर है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही करेक्ट होगा, क्योंकि जो फैमिली है हमारे सोशलाइजेशन में सबसे पहले नंबर पर आती है और जो स्कूल है वो दूसरे नंबर पर आता है। और ठीक है, तो याद रखिएगा, जब बच्चा समाज में पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है और फिर वो अपने स्कूल में जाकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 आ जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी उपागमों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो बुद्धिमत्ता होती है उसकी विभिन्न दशाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 23 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, या फिर विचार या सोच में केंद्रीकरण। हाँ, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हमारे जो थॉट है, हमारे जो थिंकिंग है उसका केंद्रीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि हमारी डेवलपमेंट से के रेफरेंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या फिर विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो विकास है वो बहुआयामी है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशंस है। क्योंकि सिर्फ स्कूल में ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है भाई, सिर्फ कल्चर ही हमारा डेवलपमेंट नहीं करता है, सिर्फ बाल्यावस्था में ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है, आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, कॉग्निटिव, ये सब जो टाइप की जो डेवलपमेंट है, मेंटल है, ठीक है, फिजिकल है, ये सब डेवलपमेंट में आ जाती है। लेकिन फिजिकल तो डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो एक समय पर आकर रुक जाती है, एक समय पर आपकी हाइट आकर रुक जाती है, आपका शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन आपको सामाजिक विकास है, ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं। आप समाज में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा पर, संतुलिनीकरण पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर, या फिर गुणारोपण पर। तो ये जो लेव वाइगोस्की के बारे में, इसके थ्योरी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सांस्कृतिक जो कल्चरल जो उपकरण है उस पर ध्यान देता है। तो लेव वाइगोस्की जो है ये इससे कल्चर से संबंधित है। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने आता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करता है। बताइए। वो स्कीमा, हमारा जो स्कीमा होता है या जो मनोबंध होता है उसको उसमें वो जोर देता है।
एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना क्या होता है? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे की सामर्थ्य की अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिभेदी समरूपी निर्देशों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का इससे हम जो है यहाँ पर सिर्फ 27 क्वेश्चंस को ही हैंडल करने वाले हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा आपको वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।